जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 नेक्स्ट वैकेंसी 21,391 पोस्ट के लिए बिहार पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्ज़ाम हुआ है उसका पेपर सोल्यूशन देख रहे हैं। इस वीडियो में 8 मार्च 2020 11,880 पोस्ट के लिए जो रिटन एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर सोल्यूशन देखने वाले हैं। इसमें 1 से लेकर 50 तक प्रश्न देखेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने कि श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है, वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, बैगनी, लाल, हरा और नीला। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, एक प्रिज्म होता है, प्रिज्म से जब हम किसी श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो वह 7 रंगों में विभक्त होता है। 7 रंगों में विभक्त होता है। तो ये सबसे जो नीचे रहता है तो बैगनी रहता है और सबसे ऊपर जाता है वो लाल रहता है। तो सबसे अधिक जो विचलन होता है यहाँ पर बैगनी का होता है और सबसे कम विचलन होता है जो कि लाल का होता है। और जिस कलर का विचलन अधिक रहता है उसका तरंगदैर्ध्य कम रहता है और जिसका विचलन कम होता है उसका तरंगदैर्ध्य अधिक होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने, स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं होता है। आयरन, टंगस्टन, क्रोमियम और निकेल। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व मौजूद नहीं रहता है, तो उसमें टंगस्टन नहीं रहता है। बाकी आयरन, क्रोमियम और निकेल ये तीनों तत्व है जो कि मौजूद रहता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न आपके सामने अंग्रेजी का प्रश्न है कि चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन फ्लोइंग सेंटेंस। यहाँ पर एक सेंटेंस है और उसको हिंदी में अनुवाद करना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। सेंटेंस है कि महात्मा गांधी एडॉप्टेड द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस। बताइए यहाँ पर चारों ऑप्शन में से इसका सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। महात्मा गांधी एडॉप्टेड द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न है आपके सामने कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। 1952 में, 60 में, 72 में और 80 में। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है जो कि 1972 में लागू किया गया। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाने बिल्कुल सही जवाब है। अगर पूछा जाए कि भारत में वन अधिनियम कब लागू हुआ तो 1980 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न आपके सामने बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उन तत्वों का समूह छांटिए जिसमें केवल धातु है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पर तत्वों का समूह दिया गया है। यहाँ पर ऐसे तत्वों का समूह को चुनना है कि जिसमें केवल धातु है। जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं इसमें सभी के सभी धातु है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 6 प्रश्न है आपके सामने कि भार का एसआई मात्रक बताना है, ग्राम, किलोग्राम, न्यूटन और डाइन। बताइए 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है। भार का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बल का जो एसआई मात्रक होता है वहीं भार का भी एसआई मात्रक होता है। तो बल का न्यूटन तो भार का भी न्यूटन। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 7 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी का झील कौन सी है। डॉल, बुलर, सुमुरीरी और नागिन। बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का राइट आंसर क्या है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। जम्मू कश्मीर में खारे पानी का झील कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुमुरीरी। उस टाइम जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना था जब प्रश्न यह पूछा गया था, लेकिन वर्तमान समय में सुमुरीरी कहाँ पर स्थित है, तो ये लद्दाख में स्थित है। बुलर झील है जो कि भारत का मीठे पानी के सबसे बड़ा झील है, बुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। डॉल झील भी जम्मू कश्मीर में ही है। 8 प्रश्न है आपके सामने कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंचा चोटी कौन सी है। गुरु शिखर, अनाईमुड्डी, केटू और डोडा बेटा। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंचा चोटी कौन सी है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, अनामुड्डी, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए सभी का हाइट जान लेते हैं और 21 पर्वत श्रृंखला पर स्थित है यह भी जान लेते हैं। तो देखिए, अनाईमुड्डी है जो कि आनामलाई पर्वत श्रृंखला पर स्थित है और अनाईमुड्डी का हाइट कितना है, तो ये 2695 मीटर है इसका हाइट, याद रखिएगा 2695।
उसके बाद डोडा बेटा, डोडा बेटा ये नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है, पर्वत श्रृंखला पर स्थित है और इसका हाइट है 2637 मीटर, इसका हाइट हो जाएगा। गुरु शिखर है जो कि अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, इसका हाइट है जो कि 1722 मीटर है। और K2 है जो कि भारत की सबसे ऊंचा चोटी है और इसका हाइट है 8611 मीटर। इस प्रकार से इसका हाइट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 9वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष में अप्रस्थानिक मूल पाई जाती है। सबसे पहले यहाँ पर हम समझते हैं कि अप्रस्थानिक मतलब क्या होता है। एक होता है प्राथमिक मूल और एक होता है अप्रस्थानिक मूल। जो प्राथमिक मूल होता है जो कि सभी पेड़ पौधे में रहता है, जो कि पेड़ के साथ उसके जड़ जो रहता है जो कि ज़मीन में धंसा हुआ रहता है, उसी को प्राथमिक मूल कहते हैं। अप्रस्थानिक मूल यानी उसके जड़ के अलावा उसके जो डाल रहता है, तना रहता है, उससे आकर वह पृथ्वी से सटा हुआ रहता है या लटका हुआ रहता है उस पर, तो उसी को अप्रस्थानिक मूल कहते हैं। तो आम, नीम और चिनार और बरगद, तो बरगद का पेड़ आप देखे होंगे, उस पर से देखते होंगे कितना जड़ है जो कि नीचे लटका हुआ रहता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 10वां प्रश्न है आपके सामने कि लास्की के विचार से संप्रभुता बहुलवादी है, असीमित है, एकात्मक है और नैतिक रूप से मान्य है। बताइए यहाँ पर 10वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बहुलवादी, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इसका आपको PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं, जिसका लिंक किसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है आपके सामने, RM वर्ड एवं जेम्स थॉमसन कौन सी भू राजस्व व्यवस्था संबंधित है। अस्थायी बंदोबस्त, महलवारी व्यवस्था, रैयतवारी व्यवस्था और विशेष समझौता। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, महलवारी व्यवस्था, बिल्कुल ही सही जवाब है। ये महलवारी व्यवस्था कौन कौन से राज्य में लागू था। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब, ये 3 राज्यों में ये लागू हुआ था महलवारी व्यवस्था, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है, सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुआ था मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, कालीबंगा से और लोथल से। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो सूती वस्त्र का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो मोहनजोदड़ो से, इसे मृतकों का टीला बोलते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये पाकिस्तान में स्थित है, हड़प्पा भी पाकिस्तान में स्थित है और कालीबंगा है जो कि राजस्थान में स्थित है और लोथल है जो कि गुजरात में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वां प्रश्न है आपके सामने, हिंदी का प्रश्न है कि स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सु जोड़ आगत बराबर स्वागत होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है आपके सामने कि ब्रेल पद्धति में बिंदुकीय पैटर्न की संख्या कितनी होती है। 43, 54, 64 और 73। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ब्रेल पद्धति में बिंदुकीय पैटर्न की संख्या टोटल कितना होता है। तो 64 होता है। ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था। तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किए थे, जो कि वो भी एक अंधे ही थे। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने कि रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं तो नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण भी होता है, निकाय के एंथैल्पी में परिवर्तन भी होता है, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, यानी उपयुक्त सभी इसका हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उदाहरण के तौर पर समझे तो रासायनिक परिवर्तन जैसे दूध से दही बनना, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है कि उत्पादन संभावना वक्र का ढाल कहलाता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 16वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, MRT और XY, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 17वां प्रश्न है कि मुर्गियों और अंडों का अधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है। भूरी क्रांति, रजत क्रांति, धूसर क्रांति और गुलाबी क्रांति। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो मुर्गियों और अंडे का अधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है। तो इसको हम रजत क्रांति कहते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन,
प्याज उत्पादन इस पर जोर दिया गया था, वो गुलाबी क्रांति में दिया गया था। भूरी और धूसर क्रांति दोनों एक ही हैं, इसमें उर्वरक उत्पादन पर जोर दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर 58वां प्रश्न है आपके सामने कि गन मेटल किसकी मिश्र धातु होता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 58वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो गन मेटल होता है उसमें कॉपर होता है, जिंक होता है और टीन होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि पक्षियों में तेल अथवा प्रीण ग्रंथि किस भाग में होती है। पूरे शरीर में, पंखों में, पूंछ के आधार भाग पर और पैरों के नज़दीक। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। पक्षियों में तेल अथवा प्रीण ग्रंथि किस भाग में होती है। तो यह पूंछ के आधार वाला भाग में होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है, अंग्रेजी से यहाँ पर रिक्त स्थान को भरना है कि डैश द ट्रेन अराइव सो सून। यहाँ पर सटीक कौन सा मॉडल वर्ब होगा आपको बताना है, जल्दी से बताइए। यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर देखिए संभावना जताया जा रहा है द ट्रेन अराइव सून, यानी यहाँ पर ट्रेन जल्द ही पहुँचने वाला है। तो यहाँ पर इसका सटीक जो होगा विल होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में बिहार में सबसे तेज़ी से विकास दर्ज किया गया है। उद्योग में, सेवाएं में, कृषि में और विनिर्माण में। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बिहार में सबसे अधिक विकास जो दर्ज किया गया है वह सेवाएं क्षेत्र में किया गया है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर तृतीय क्षेत्र जिसको बोलते हैं बी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने कि जो व्यक्ति परिश्रमी होता है उसे सफलता मिलती है। मिश्रित वाक्य का अंग्रेजी रूपांतरण, यानी यहाँ पर हिंदी में दिया गया है सेंटेंस और इसको अंग्रेजी में अनुवाद करना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने और बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। सेंटेंस है कि जो व्यक्ति परिश्रमी होता है उसे सफलता मिलती है, यानी द पर्सन हु इज डिलीजेंट्स गेट सक्सेस। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि ट्रांसफॉर्म द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन डेट बिलो, यानी इसको ट्रांसफॉर्म करना है बिना उसके अर्थ में बदलाव हुए, उसको अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। सेंटेंस दिया गया है कि नोबडी बिलीव द लॉयर। तो इसमें से कौन सा सटीक होगा, कौन सा सही होगा इसका आंसर। इसमें से कोई नहीं लॉयर पर विश्वास करता है, यानी हु नेवर बिलीव्स ए लॉयर, कौन कभी नहीं विश्वास करता है लॉयर पर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि राम तेनु पे गुरु न विसारू गुरु के सम हरिकु न निहारू। उपयुक्त पंक्तियों में किसको महत्व दिया गया है। राम को, विश्व को, हरि को और गुरु को। बताइए यहाँ पर बेहद ही सिंपल प्रश्न है। बताइए 24वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं गुरु को, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने कि हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है। मालदीव में, श्रीलंका में, डियागो गार्सिया में और मॉरिशस में। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है, वो डियागो गार्सिया में है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है, ब्लैक में दिया गया है कि इट विल अलाइवेबल टू कैच द फायर इजीली, यानी इसके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है। 1 वर्ड यहाँ पर है, इसके लिए एक वर्ड कौन सा लिखा जाएगा, यानी इट इज़ लाइवेबल टू कैच द फायर, जो आसानी से जल जाए, जिसमें आसानी से आग पकड़ लिया जाए, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसको इनफ्लेमेबल कहते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए यहाँ पर 27वां प्रश्न है जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है कि 10 के पावर n-1 सदैव 11 से विभाज्य होगा। किस कंडीशन में हमेशा 11 से विभाज्य होगा, जल्दी से बताइए यहाँ पर। तो देखिए n के जगह पर जब सम संख्या रहेगा तो हमेशा वो 11 से विभाज्य होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझे तो देखिए जब यहाँ पर हम n के जगह पर अगर 2 रखते हैं, 2 है जो कि एक सम है, कितना हो जाएगा 10 10 का 100 और में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 99 हो जाएगा। 99 जो कि 11 से कट जाएगा। सेम उसी प्रकार अगर हम 3 रखें तो 3 1000 होगा, तो 1000 में से अगर एक घटाएंगे तो 999 होगा जो कि 11 से विभाज्य नहीं होगा। लेकिन फिर हम 4 रखें जो कि सम है तो कितना हो जाएगा, ये
10,000 हो जाएगा। इसमें से अगर 1 माइनस करेंगे तो 9,999 हो जाएगा, जो कि 11 से विभाज्य हो जाएगा। इस प्रकार से n के जगह पर अगर हम सम संख्या रखेंगे तो हमेशा वो 11 से विभाज्य होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न आपके सामने, मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में और झारखंड में। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है, तो ये उड़ीसा में स्थित है, याद रखिएगा। और ये किसके लिए प्रचलित है, तो लौह धातु के लिए, लौह खनन के लिए प्रचलित है मयूरभंज। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है आपके सामने कि डैश वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए 29वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो वह पादप जिसमें जो बीज होता है वो फलों के भीतर होता है, उसको एंजियोस्पर्म कहते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा बढ़ती है, घटती है, नियत रहती है, पहले बढ़ती है और फिर घटती है। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर अगर गिरती है तो उसके जो ऊर्जा होती है वह हमेशा नियत रहती है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित तना है। शकरकंद, आलू, मूली और गाजर। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्न में से कौन सा रूपांतरित तना है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं आलू, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितने भी स्टडी ग्रुप में आपसे रिक्वेस्ट है कि उसमें आप थोड़ा शेयर भी कर दीजिए। 32वां प्रश्न है कि इस विषय में एक भी अच्छी पुस्तकें नहीं है, इसमें अशुद्धि है। संज्ञा संबंधी अशुद्धि है कि लिंग संबंधी, वचन संबंधी और कारक संबंधी। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, इसमें अशुद्धि है, आपको बताना है कि किस भाग में अशुद्धि है और कैसा अशुद्धि है। तो देखिए इस विषय में एक भी अच्छी पुस्तकें नहीं है। अगर इसको शुद्ध किया जाए सेंटेंस को, तो इस विषय में एक भी अच्छी पुस्तक नहीं है, पुस्तकें की जगह पर पुस्तक होगा। तो यह वचन संबंधित है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर अगर 33वां प्रश्न देखा जाए तो मैथ्स का क्वेश्चन है कि यदि 7 नारंगियों का क्रय मूल्य 6 नारंगियों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 7 नारियलों का, यानी अगर CP कॉस्ट प्राइस है जो कि 6 नारियलों के विक्रय मूल्य यानी SP के बराबर है, तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखिए CP और SP का अनुपात अगर हम ज्ञात करें तो CP बटा SP बराबर कितना हो जाएगा, तो 6/7 हो जाएगा। और जो जिसके सामने उसका तुलना उसी से कर लेते हैं। CP ऊपर है, यहाँ पर 6 ऊपर है, यानी कॉस्ट प्राइस यहाँ पर 6 आ गया और सेलिंग प्राइस 7 हो गया, यानी 6 रुपया में ख़रीदा गया है और 7 रुपया में बेचा गया, यानी 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो लाभ और हानि क्रय मूल्य पर होता है, तो 6 पर 1 का प्रॉफिट यानी 1 का परसेंटेज के लिए यहाँ पर 100। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको अगर पहले काट लेते हैं और छोटा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पर 50/3 हो जाएगा। तो 16 48, 48 को 50/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको पूर्णांक में चेंज कर देते हैं 2/3, तो 16.2/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है। यहाँ पर देखिए देख सकते हैं यहाँ पर कि यहीं पर देखिए ये जनरल मैथ का क्वेश्चन रखा गया है, और यहीं पर देखिए यह इंटर का समाकलन इंटीग्रेशन का प्रश्न यहाँ पर रखा गया है। तो देखिए हम मैथ्स का क्लास भी स्टार्ट कर दिए हैं टॉपिक वाइज। तो पहले हम जनरल मैथ देखेंगे, उसके बाद से हम 12 लेवल का मैथ्स देखेंगे। तो आप जनरल मैथ के साथ 12 लेवल का मैथ का भी तैयारी आपको करना होगा, तो हम वो करा देंगे, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न करा देंगे, वहीं से प्रश्न आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो इस प्रश्न को आपको सब सॉल्व करना है, थोड़ा सा लॉन्ग होगा, इसके लिए स्पेशल हम वीडियो बनाएंगे मैथ्स के लिए। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, π²/32। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है आपके सामने कि चीन ने भारत में LPG सुधारों के समान अपने संरचनात्मक सुधार कब से शुरू किया था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो कब से शुरू किया था,
तो 1978 से। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 36वां प्रश्न आपके सामने देख सकते हैं। वॉइस से भी प्रश्न रखता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रखता है, वन वर्ड से रखता है, फ्रेजल वर्ब से रखता है, मॉडल वर्ब से भी रखता है और ट्रांसलेशन यानी ट्रांसलेट भी करना होता है। तो अंग्रेजी का देख सकते हैं कहाँ कहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में रखा जा रहा है। इस पर आपको फोकस करना होगा, वैसे ही उसी लेवल से आपको तैयारी भी करना होगा। यहाँ पर प्रश्न है कि यहाँ पर इनडायरेक्ट में दिया गया, इसको डायरेक्ट में आपको लिखना है। सेंटेंस है यहाँ पर ही सेड डैट ही हैड टू वर्क हार्ड। तो चलिए इसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में इसको हम सॉल्व करते हैं, चेंज करते हैं। तो यहाँ पर ही का ही हो जाएगा, तो सभी में ही है। उसके बाद सेड का सेड हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर सेड के बाद से डायरेक्ट कामा इन्वर्टेड आ गया था, क्योंकि यहाँ पर डेट दिया गया है। यहाँ पर किसी प्रकार का ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पर सेड का सेड हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे डेट, डेट आ गया, तो डेट का तो डेट नहीं रहेगा, तो ये क्योंकि इनडायरेक्ट से अगर डायरेक्ट में चेंज करते हैं तो डेट के बदले इन्वर्टेड कम आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी खत्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ही दिया गया है और सब्जेक्ट में ही है, तो ये कैसा चेंज हुआ होगा, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हुआ होगा, यानी अगर आई होगा तभी वो ही आया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो आई देखिए दोनों में है। उसके बाद देखिए ही के आई के बाद यहाँ पर हैड है, तो हैड ये जो प्रेजेंट टेंस होता है वो पास्ट टेंस में बदलता है, और जो हैज और हैव रहता है, अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इसको कन्वर्ट करते हैं तो हैड बन जाता है। तो आई के साथ क्या प्रयोग होता है, तो हैव होता है। तो इसको अगर पूरा देखें तो ही सेड है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव टू वर्क हार्ड। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा। यानी यहाँ पर अनेक शब्द को लिए एक शब्द लिखना है। किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना, उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अतिशयोक्ति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है आपके सामने कि यह कथन किसका था कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकांकी, दरिद्र, अपवित्र, असभ्य और क्षणिक था। हॉब्स, लॉक, रूसो और लॉस्की। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं हॉब्स, बिल्कुल ही सही जवाब है। 39वां प्रश्न है, देख लीजिए और पहले सॉल्व कीजिए अपने से, उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर पी है और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्यू है, तो पी स्क्वायर माइनस 1 का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर पी दिया गया है, तो हम इसको दोनों का स्क्वायर कर देंगे। तो साइन दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इस पर ये दोनों तरफ स्क्वायर किए हैं तो इधर भी पी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर साइन, थोड़ा सा बचत के लिए हम बता रहे हैं कि जब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा ना। तो जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर जो थीटा है वह 1 हो जाएगा, और प्लस में 2, और देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा का मान कितना है, तो क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 क्यू हो जाएगा, अब बराबर में पी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 1 इधर है तो उधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 1, पी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, अब बराबर 2 क्यू हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखेंगे 2 क्यू कहाँ है, तो बी में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख निबंध का मूल भाव क्या है। 4 ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो इसका मूल भाव है कविता का गायन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न आपके सामने कि बाजार मांग वक्र होता है। 4 ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। बाजार मांग वक्र होता है, जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांगों और वक्रों का क्षैतिज योग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी।
ये सब अर्थशास्त्र का प्रश्न होता है। जो भी अर्थशास्त्र का प्रश्न पूछा जाता है थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको नहीं पढ़ते, इस पर ध्यान नहीं देते हैं। 42वां प्रश्न है आपके सामने कि रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन सा केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के उत्तरदायी नहीं है। चारों ऑप्शन देख लीजिए। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो 42वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, दुर्लभ साधन, बिल्कुल ही सही जवाब है। अब चलिए यहाँ पर 43वां प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पर बल का बीमीय सूत्र आपको लिखना है। तो बल का बीमीय सूत्र क्या होता है। बीमीय सूत्र में क्या रहता है, एम रहता है, एल और टी रहता है। एम रहता है जो कि मास को दर्शाता है यानी द्रव्यमान, एल हो जाए तो जो एल जो कि लेंथ को दर्शाता है लंबाई, और टी होता है जो कि टाइम यानी समय को दर्शाता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। तो बल बराबर क्या होता है, एम ए। एम होता है जो कि मास होता है और ए होता है जो कि त्वरण होता है। तो मास तो यहाँ पर हमको 1 मिल गया। अब देखेंगे कि मास 1 किस पर है, तो एक सी में है और एक डी में है। अब देखिए, अब नेक्स्ट चेक करते हैं। यहाँ पर त्वरण का सही मात्रा क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर मीटर यानी लेंथ है, तो लेंथ का मान हमको 1 मिल गया। तो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। और जो यहाँ पर देखिए जो एस स्क्वायर यानी समय है वह बट्टा में है, तो ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर टाइम हमको -2 मिल गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा m के पावर 1, t के पावर 1 और l के पावर 1 और t के पावर -2। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पृथ्वी के सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है। दिन की अवधि, अक्षांशीय स्थिति, समुद्र तल से ऊंचाई और भूकंप। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो 44वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, भूकंप, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है कि अंतःश्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब डैश होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, बराबर होता है और बराबर या ज़्यादा। बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, कम होता है, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका यानी रीट जारी की जा सकती है जिला न्यायालय के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा या सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के द्वारा। बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो मौलिक अधिकारों के लिए प्रवर्तन के लिए याचिका या रीट जारी किया जा सकता है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के द्वारा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है कि EDTA एक डैश से लिगेंड है। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हेक्साडेटेंट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है कि गलत जोड़ी कौन सा है। मधुमक्खी, मौना पालन, मछली, मत्स्यिकी, सी है पक्षी उदाकरण और डी है रेशम कीट पालन। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, पक्षी उदाकरण, ये गलत है। बाकी यहाँ पर 3 ऑप्शन है, मधुमक्खी, मौना पालन, मछली, मत्स्यिकी, रेशम कीट पालन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए 49वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ प्लस गैर ऋण की पूंजीगत प्राप्तियाँ। नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न है कि सरल आवर्ती गति करते हुए किसी कण की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है जब विस्थापन होता है 0, a/2 और a/4। ए है जो कि याम को दर्शाता है। बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी ए। तो इस प्रकार इस सेशन में हम 1 से लेकर 50 तक प्रश्न है जो कि 8 मार्च द्वितीय पाली का देख लिए हैं प्रश्न। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें 51 से लेकर 100 तक का प्रश्न देखने वाले हैं। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।